नमस्कार। आज हम लोग जो सीरीज शुरू करने वाले हैं ये है डीसी मोटर का 8वां सीरीज। इस सीरीज में जो टॉपिक कवर करेंगे हम लोग वो है आरोपित वोल्टेज। क्या कवर करने वाले हैं? आरोपित वोल्टेज क्या होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक कवर करेंगे वो है बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ का हम फॉर्मूला देखेंगे और इसको शॉर्ट में देखेंगे। बैक ईएमएफ पे बेसिकली हम एक सीरीज अलग से करने वाले हैं। उस सीरीज में हम बात करेंगे बैक ईएमएफ क्या होता है, डिटेल में बात करेंगे। वो हम नेक्स्ट सीरीज में बात करेंगे कि बैक ईएमएफ क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला जो है कैसे निकलता है, कहाँ से जनरेट होता है, इसका सारा हम बात करेंगे। कि वो बैक ईएमएफ आपके अगर डीसी मोटर समझना है या डीसी मोटर का आपको न्यूमेरिकल करना है तो बैक ईएमएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसमें निभाता है। और काफ़ी जो इंटरव्यू में भी और काफ़ी एग्जाम में भी पूछा जाता है बैक ईएमएफ से। तो उसके लिए हम एक अलग से सीरीज करने वाले हैं क्योंकि हम सीरीज 9 में इसको कवर करेंगे। ठीक है। आगे जो बात करेंगे हम आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। डीसी मोटर में आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है और इस कुछ हम संबंधित ये जो टॉपिक है इससे संबंधित हम फॉर्मूला भी करेंगे। ठीक है। तो चलिए सीरीज का शुरुआत करते हैं। सीरीज का शुरुआत करते हैं हम आज का प्रश्न जो है उससे शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो जो आज का प्रश्न है वो है डीसी मोटर विद्युत ऊर्जा को कौन से ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये आपको बताना है। डीसी मोटर विद्युत ऊर्जा को कौन से ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है। ये आपको बताना है। अगर आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के बता सकते हैं। अगर नहीं आता है तो इस प्रश्न का जवाब हम वीडियो के अंत में देने वाले हैं। तो कृपया मेरे वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर मेरे वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम इसमें कुछ समझते हैं कि डीसी मोटर में होता क्या है आखिर। ठीक है। डीसी मोटर में होता है, ये एक्चुअली वर्किंग में हम लोग पढ़ चुके हैं लेकिन शॉर्ट में यहाँ पे बात करेंगे। जब इसको हम वोल्टेज देते हैं, ये क्या है, ये शंट टाइप है। शंट टाइप डीसी मोटर है। ठीक है। दूसरा में जो फोटो है वो है सीरीज सीरीज डीसी मोटर। ठीक है। ये 1 है, ये 2 है। ठीक है। तो जो मान लीजिए शंट जो डीसी मोटर है उसमें आप वोल्टेज आरोपित करते हैं तो क्या होता है, उससे क्या होता है, करंट फ्लो होता है। ठीक है। करंट फ्लो होता है और वो करंट आगे चल के दो भाग में बढ़ जाता है क्योंकि आर्मेचर और जो फील्ड होता है शंट मोटर में वो दोनों समानांतर में होता है। तो दो भाग में बढ़ जाता है। जो आर्मेचर में जाता है उसको आर्मेचर करंट बोला जाता है और जो शंट में जाता है उसको शंट करंट बोला जाता है। ठीक है। इसको कहीं शंट फील्ड करंट भी बोलता है कोई। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। शंट करंट बेसिकली है जो शंट में जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट जो इसका टर्म है वो है शंट फील्ड। देखिए शंट, ये शंट फील्ड रेजिस्टेंस जिसको बोला जाता है। ये फील्ड जैसे ये मैग्नेटिक क्या बोला है, कॉइल बनाया गया तो कॉइल का कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ना, तो इसलिए बोला गया इसको RSH, मतलब शंट रेजिस्टेंस। डीसी मोटर में शंट रेजिस्टेंस इसको बोला गया। ठीक है। एक होता है आर्मेचर। आर्मेचर में क्या होता है, आर्मेचर में भी बाइंडिंग किया हुआ रहता है। तो आर्मेचर जो बाइंडिंग है उसका भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसको बोला जाता है आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है। क्या क्या हुआ, आप वोल्टेज दिए, वोल्टेज को बोला जाता है, जो वोल्टेज दिया जाता है उसको बोला जाता है आरोपित आरोपित वोल्टेज। आरोपित वोल्टेज बोला जाता है जो कि आरोप मतलब इसको दिया जा रहा है, अप्लाइड किया जा रहा है इसमें, उसको आरोपित वोल्टेज बोला जाता है। और जो इसके कारण करंट होता है उसको अप्लाइड मतलब आरोपित आरोपित मतलब इसको कहा जाता है धारा, मतलब अप्लाइड इसको बोला जाता है करंट। आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है। अब एक करंट दो भाग में बट गया आगे चल के। एक बट गया आर्मेचर में गया, उसको बोला गया आर्मेचर करंट। ठीक है। हम शॉर्ट में लिख दिया, इसको लिख देते हैं यहाँ पे हम आर्मेचर धारा। और जो शंट फील्ड में गया उसको शंट फील्ड धारा बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, शंट फील्ड धारा या शंट धारा बोला जाता है। अब इसका जो रेजिस्टेंस होगा, शंट फील्ड का जो रेजिस्टेंस होगा उसको बोला जाएगा शंट रेजिस्टेंस। शंट, जिसको RSS से सूचित किया जाता है। ठीक है। अब ये हो गया आर्मेचर। आर्मेचर में का जो करंट, सॉरी, आर्मेचर का जो प्रतिरोध है, जो आर्मेचर बाइंडिंग का जो प्रतिरोध है उसको बोला जाता है आर्मेचर प्रतिरोध।
ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे ना, तो इसका बहुत जरूरत पड़ने वाला है। ये आर्मेचर प्रतिरोध किसको कहा जाता है, शंट प्रतिरोध किसे कहा जाता है, शंट करंट क्या होता है, आर्मेचर करंट क्या होता है, अप्लाइड वोल्टेज क्या होता है। ठीक है, तो इतना उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर किसी प्रकार कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। रिपीट करेंगे तो आपको बहुत सारा कंफ्यूजन जो है, अभी हो सकता है आपको नाम समझ में नहीं आ रहा होगा या कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो वीडियो को बार बार देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम सीरीज की बात करते हैं। ठीक है, अब हम सीरीज की बात करते हैं। मान लीजिए सीरीज मोटर है, सीरीज मोटर में सेम हम प्रक्रिया करेंगे। सीरीज मोटर में इसमें थोड़ा सा और एक चीज बात कर लीजिए, ये जो आईएल दिखा रहा है ना, इसको हम आई भी बोलते हैं कहीं कहीं। ठीक है, मतलब एक करंट भी बोला जाता है या लाइन करंट भी बोला जाता है। लाइन करंट जो होता है ना, इसको छोटा सा फॉर्मूला है, आई ए प्लस आई एस एच होता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहां से जो करंट निकला ये दो भाग में बट गया, एक इधर गया और एक इधर गया। तो आई ए जो होगा ना, आई जो होगा आई ए प्लस आई एस एच होगा। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब सारा जो डिटेल है ना, वो है शंट डीसी मोटर के लिए। अब हम सीरीज की बात करते हैं। ठीक है, सॉरी सीरीज कहाँ चला गया, सीरीज यहाँ है। इसमें भी अप्लाइड करेंगे तो इसको बोला जाएगा, जो आरोपित वोल्टेज है उसको हम जो आप मतलब वोल्टेज दिया गया उसको बोलेंगे आरोपित आरोपित वोल्टेज। ठीक है, ये भी है, इसको VL भी बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो करंट जाएगा उसको बोला जाएगा लाइन करंट, लाइन करंट, या सिर्फ करंट बोलता है उसको। करंट जैसी बोलेगा ना तो आपको समझ में आएगा कि जो मेन करंट है उसकी बात किया जा रहा है। अब देखिए ये क्या है, सीरीज बाइंडिंग है, ये सीरीज बाइंडिंग है। और यहाँ पे क्या है, आर्मेचर बाइंडिंग है। इसमें क्या होता है, आर्मेचर बाइंडिंग। जो आर्मेचर का बाइंडिंग का प्रतिरोध है उसको आर्मेचर प्रतिरोध बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा, सॉरी, आर्मेचर प्रतिरोध। ठीक है, इसको बोला जाएगा सीरीज फील्ड प्रतिरोध। ठीक है, इसमें जो धारा जाएगा, देखिए जो यहाँ पे धारा है, जो यहाँ पे धारा है, वही धारा तो यहाँ भी है ना, यहाँ भी है, वही धारा यहाँ भी है। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो धारा है ना, वो सीरीज में भी वही है और बराबर आर्मेचर में भी वही है। मतलब जो मेन धारा होता है वो सीरीज आर्मेचर धारा और सीरीज धारा के बराबर होता है, क्योंकि तीनों जो होता है ना पैरेलल में होता है। ये भी पैरेलल में है और ये भी पैरेलल में है। ठीक है, ते होता है इसमें। अगर इसमें और कुछ छूट रहा होगा तो उसको हम बात कर लेते हैं। उम्मीद नहीं है कि कुछ छूट रहा है। हाँ, अब एक बात और आया है यहाँ पे। देखिए अब एक जो इसमें टर्म इस्तेमाल हो रहा है ना, बैक ईएमएफ। यहाँ पे देखिए हम मोटर जब हम बात कर रहे थे ना, तो इस यहाँ पे हम बैक ईएमएफ कहीं पे बात नहीं किए हैं। यहाँ पे जो है बैक ईएमएफ का बात हम कहीं पे नहीं किए हैं। अब बैक ईएमएफ है क्या भाई, मोटर में बैक ईएमएफ सारा टर्म तो आ गया, आरोपित वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज, आर्मेचर रेजिस्टेंस, शंट फील्ड रेजिस्टेंस, शंट फील्ड का करंट, आर्मेचर का करंट। तो आरो ये बैक ईएमएफ क्या है, उसको हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जब आप मान लीजिए मोटर है, अभी हम कंसीडर करके चल रहे हैं, मान लीजिए शंट मोटर है। जब शंट मोटर जब आप वोल्टेज देते हैं ना, तो वोल्टेज के बाद क्या होता है, करंट, एक करंट इधर जाता है और एक करंट इधर जाता है। इसको कहा जाता है शंट फील्ड करंट और इसको बोला जाता है आर्मेचर करंट। ठीक है, शंट फील्ड करंट के क्या कारण क्या होता है, फ्लक्स उत्पन्न होता है। ठीक है, और आर्मेचर बाइंडिंग में जो आर्मेचर करंट जाता है उसके कारण भी ये फ्लक्स उत्पन्न करता है। और दोनों के प्रतिक्रिया के कारण क्या होता है, दोनों के प्रतिक्रिया के कारण क्या होता है, ये जो कॉइल है ना, इस कॉइल जो आर्मेचर है, क्या है, जो आर्मेचर है उसमें क्या होता है, फोर्स डेवलप हो जाता है। फोर्स डेवलप हो जाता है, क्या होता है, फोर्स डेवलप। अब फोर्स डेवलप है और ये क्या है, ये रोटर पे है, ये क्या है, ये रोटर पे स्थापित है, कौन, आर्मेचर। जब आर्मेचर रोटर पे स्थापित है तो फोर्स डेवलप हो गया, किसके, फील्ड फ्लक्स के कारण और आर्मेचर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण। तो ये क्या है, ये सॉफ्ट पे स्थापित है, कौन, आर्मेचर। सॉफ्ट पे आर्मेचर स्थापित होने के कारण ये रोटेट करने लगता है।
ठीक है। जब ये रोटेट करता है ना, तो देखिए ये फ्लक्स है, ठीक है, और आर्मेचर रोटेट करने लगा, तो जिसके कारण क्या होता है ना, आर्मेचर के बाइंडिंग में एक और वोल्टेज अपने से उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, जिसका जो वोल्टेज उत्पन्न होता है ना, जिसको बोला जाता है बैक ईएमएफ, ठीक है, ईबी जिसको सूचित किया जाता है। ई कैपिटल में ई होता है और बी होता है छोटा सा, ठीक है, इसको सूचित किया जाता है ईबी से, जिसको बैक ईएमएफ बोला जाता है। अब बैक ईएमएफ क्यों बोला गया? बैक ईएमएफ इसमें इसलिए बोला गया कि ये जो वोल्ट यहाँ पे जो वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है ना, किसके कारण? जब आर्मेचर रोटेट कर रहा है, जिसके कारण जो वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है, इस ये जो वोल्टेज है ना, ये जो वोल्टेज आरोपित वोल्टेज है, उसके उल्टा होता है। उसके क्या होता है? उल्टा होता है, मतलब बैक में होता है, इसके इसके बैक में होता है, इसीलिए बोला गया बैक ईएमएफ। इस ईएमएफ का जो है, जो अप्लाइड ईएमएफ है, उसके उस वोल्टेज के उल्टा में होता है यो, इसलिए इसका नाम आ गया बैक ईएमएफ, ठीक है। तो यहाँ पे एक टर्म और जुड़ जाएगा, जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, यहाँ हो जाएगा ईबी, ठीक है, इसको बोला जाएगा बैक ईएमएफ, ठीक है। ये ठीक उसी प्रकार से यहां भी हो जाएगा ईबी, ठीक है, बैक। अब इसको डिटेल में जब हम बात करेंगे ना, तो नेक्स्ट सीरीज में हम बात करने वाले हैं कि ईएमएफ क्या है, कैसे जनरेट होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला का जो आधार है वो कहाँ से लिया गया है, वो सारा चीज। अभी आप समझिए कि जो फ्लक्स था ना, ये फ्लक्स और इसके फ्लक्स के कारण जो रोटेशन होता है, और रोटेशन के कारण एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, किसमें? आर्मेचर के बाइंडिंग में, जो कि जिसका डायरेक्शन जो होता है ना, ये जो मेन वोल्टेज है उसके उल्टा होता है, ठीक है। उसको हम फॉर्मूला जब देखेंगे तो हम देख लेंगे उसको कैसे होता है। तब ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हम मेन टर्म जो इसमें इस्तेमाल होने वाला है उसको हम जिक्र कर लिए हैं। अब कुछ फार्मूला की हम बात कर लेते हैं। देखिए, फार्मूला बराबर जो होता है, जो बैक ईएमएफ की हम लोग बात कर रहे थे, बैक ईएमएफ फार्मूला होता है फाई जेड एन पी बटा 60A, ठीक है। अब कहेंगे कि ये तो जनरेटेड ईएमएफ हम जनरेटर में पढ़े थे, उसका फॉर्मूला है, तो सेम उसी का फॉर्मूला है। जब हम जनरेटर की बात करेंगे ना, जब हम जनरेटर की बात करेंगे, जनरेटेड ईएमएफ जनरेटर की बात करेंगे, तो उसका भी फॉर्मूला होता है फाई जेड एन पी बटा 60A होता है। लेकिन जब हम मोटर की बात करेंगे, तो मोटर में हमारा बैक ईएमएफ यही होता है, ठीक है। तो बैक ईएमएफ बराबर फॉर्मूला यही होता है, क्या होता है? फाई जेड एन पी बटा 60A। फाई क्या है? फ्लक्स है, ठीक है। जेड क्या है? जेड है नंबर ऑफ कंडक्टर है, एन है या स्पीड है, और पी है पैरेलल पाथ, कि उस बाइंडिंग जो है आर्मेचर में जो बाइंडिंग किया है उसका पैरेलल पाथ कितना है, ठीक है। सॉरी, पी मतलब पोल हो गया, ए मतलब पैरेलल पाथ हो गया, ठीक है, कि उसमें क्या जो डीसी मोटर है उसका टोटल पोल कितना है, दो है, दो पोल का डीसी मोटर है या चार पोल का है, तो ये हो गया, ठीक है। आरोपित वोल्टेज हम लोग समझ गए कि आरोपित वोल्टेज क्या होता है, जो वोल्टेज दिया जाता है डीसी मोटर को, जो टर्मिनल पर वोल्टेज दिया जाता है, ये जो टर्मिनल पर वोल्टेज द्वारा दिया गया ना, इसको आरोपित वोल्टेज बोला जाता है। और कहाँ चला गया? बैक ईएमएफ हम लोग समझ गए कि जो फ्लक्स, मेन फ्लक्स जो होता है, फील्ड फ्लक्स, और आर्मेचर में जो करंट फ्लो होता है, उसके बीच में जो प्रतिक्रिया होता है, जिसके कारण मोटर रोटेट करता है, और रोटेट करने के कारण क्या होता है? ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है आर्मेचर बाइंडिंग में, उसको बैक ईएमएफ बोला जाता है। बैक ईएमएफ इसलिए बोला जाता है कि उसका जो डायरेक्शन होता है ना, वो होता है अप्लाइड वोल्टेज के उल्टा होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। इतना समझ लें। आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप हम लोग यहाँ पर देखने वाले थे, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। अब देखिए, थोड़ा हम इसमें चलते हैं और इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। जैसे देखिए, हम लोग क्या पढ़े हैं कि आर ए होता है और इसमें आई ए होता है, तो आर ए है और आई ए है, तो वी बराबर क्या होता है? आई आर होता है। तो जहां पे आई ए है और आर ए है, वोल्टेज ड्रॉप तो होगा ना आर्मेचर में। आर्मेचर में बाइंडिंग है, बाइंडिंग में करंट फ्लो हो रहा है और उसका रेजिस्टेंस है, तो जो आर्मेचर के बाइंडिंग में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, उसको बोला जाता है आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, जिसका फॉर्मूला होता है, इसको आप ऐसे कह सकते हैं, वी ए बराबर आप कह सकते हैं वी आर्मेचर बराबर, या वी आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बराबर आई ए आर ए बोला जाता है,
ठीक है। आइए, मतलब आर्मेचर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो, और आर ए जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस है, सेम सीरीज के लिए जब इस्तेमाल आप करेंगे तो ये हो जाएगा भी ए बराबर हो जाएगा आई ए आर ए। अब कहिएगा कि सर आई ए तो यहाँ सेम है, तो आई ए सब सेम होगा। आप आई लिख सकते हैं, आई एस ए सी लिख सकते हैं, या आई ए लिख सकते हैं, तीनों सेम है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप आई ए आर ए लिखेंगे ना तो समझ में आ जाता है कि आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप है। ठीक है, आगे है इसका संबंधित, हम फॉर्मूला की बात कर रहे थे। तो एक फार्मूला हम लोग देख चुके हैं बैक ईएमएफ का। अब हम बात करते हैं, इस फार्मूला की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला सारा जो है ना, जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो ये काफी काम आने वाला है, काफी जरूरत होने आपको आने वाला है, पढ़ने वाला है। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए कि V बराबर होता है बी ई बी प्लस आई आर ए। अब कैसे होगा V ई बी प्लस आई आर ए, यहाँ पर देख सकते हैं, हमको यहाँ पे चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको साफ कर रहे हैं, इतना जरूरत होगा उतना ही साफ करेंगे। अब देखिए ये वोल्टेज है, ठीक है। वोल्टेज जब आप आरोपित कर रहे हैं तो V बराबर कितना हो जाएगा, यहां से वोल्टेज गया, और ये देखिए ये पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है। ठीक है, तो ये इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसमें जो इसके उसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा आई ए आर ए, ठीक है, प्लस ईबी। अब कहिएगा ईबी में प्लस क्यों किए, क्योंकि इसलिए किए प्लस, क्योंकि देखिए ये वोल्टेज जो है ना, ये वोल्टेज जो है यहां से अप्लाइड कर रहे हैं तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, और ईबी भी एक तरह से वोल्टेज ड्रॉप ही है। ईबी क्या है, वोल्टेज ड्रॉप है। तो भी बराबर जो होगा आई ए आर ए होगा प्लस ईबी होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, भी बराबर ईबी। अब ईबी को प्लस में इधर कर दिया, इधर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो भी बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं, भी बराबर आई ए आर ए प्लस ईबी लिख सकते हैं, या भी बराबर आप ईबी प्लस आई ए आर ए लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। अब हम बात करते हैं एक फॉर्मूला इसको, तो आप देखिए इसको ऐसे करिए, भी माइनस ईबी, ठीक है, आई ए आर ए। ठीक है, अब इसको ऐसा कर सकते हैं, नहीं इसको ऐसे नहीं करिए, इसको आप ऐसे करिए, ईबी को छोड़ दीजिए वहीं पे। ठीक है, थोड़ा आपको बीज लग रहा होगा, इसलिए ये लिखा हुआ है ना ईबी प्लस आई ए आर ए, ये तो यही लिखा हुआ है ना। ईबी को यहीं पे रहने दीजिए, आई ए आर ओ को इधर ले आइए, तो भी माइनस हो जाएगा आई ए आर ए। क्यों, क्योंकि आई ए आर ए इधर प्लस में है तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा ईबी। ठीक है, अब इसको सीक्वेंस में सजा दीजिए, तो ये हो गया ईबी बराबर भी माइनस आई ए आर ए हो गया। ये फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, ये एक्चुअली इसी फॉर्मूला से ये वाला फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ना, उसी फॉर्मूला से सेकंड वाला फॉर्मूला निकल के आता है। अब बात करते हैं इसका हम। ठीक है, अब बात करते हैं किसका, इसका। तो देखिए इसको नेक्स्ट, इसको से इस फॉर्मूला से हम चलते हैं, और इसको हम ले लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। ईबी बराबर क्या होता है, फाइव जेड एन पी बटा 60 ए होता है। ठीक है, अब हम करते हैं क्या, ईबी का जो फॉर्मूला था यहाँ पे, ईबी बराबर क्या फॉर्मूला निकाल के आए थे हम लोग, ईबी बराबर भी माइनस आई ए आर ए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं भी माइनस आई ए आर ए। ठीक है, और जैसे है उसे लिख देते हैं फाइव जेड एन पी बटा 60 ए। अब हमको निकालना है एन, एन निकालना। ठीक है, एन क्यों निकालना है, क्योंकि देखिए फॉर्मूला में हमको एन निकालना है, तो हम क्या करते हैं, एन के छोड़ देते हैं, बाकी को इधर कर देते हैं। तो हो गया भी आई ए आर ए, ये हो जाएगा गुना में 60 ए, और ये सब आ जाएगा बट्टा में, तो हो जाएगा 5 जेड पी। अब देखिए तो मैच कर रहा है क्या कुछ, भी माइनस आई आर ए 60 ए 5 जेड ए, भी माइनस आई आर ए गुने 60 ए 5 जेड पी, ये हो गया एन बराबर। मतलब अगर आपको जरूरत के अनुसार आप फॉर्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं, कि अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल है, ठीक है, न्यूमेरिकल में आपको दिया हुआ है 5 जेड एन पी,
ठीक है, आपको ये भी निकालना है तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए। अगर इस प्रकार जो टर्म है उसको दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए। अगर इस प्रकार का दिया हुआ है तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये सारी चीज समझ में आया होगा, ये सारे जो टर्म हम बताए हैं आपको समझ में आया होगा। तो आज हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। बोधि टेक्निकल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। इसमें बहुत सारे कंटेंट जो है फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, अब मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट सीरीज में, जो कि हम बैक ईएमएफ को बहुत विस्तार से बात करने वाले हैं। मतलब 15 से 20 मिनट हम इसी पे टाइम देने वाले हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इसके बिना आप डीसी मोटर को बेहतर से समझ नहीं सकते हैं। नहीं तो न्यूमेरिकल बना पाएंगे और नहीं किसी प्रकार का आप कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज 9 में। आज के लिए इतना है, थैंक यू।